55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। जी बोझ उन्वान है बोझ। मौसम इंतहाई खुशगवार था। नीले नीले आसमान पर जा बजा सुरमई बादलों की चादरें बिखरी पड़ी थी। सूरज की दूधिया रोशनी इन बादलों पर पड़ती तो बादलों का रंग बर्फ की मानी सफेद हो जाता। हवा के जोते इन सफेद चादरों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हवा के मस्त होते ही ये चादरें धुएं के मरगोलों में तब्दील होकर किसी जीव या अनजानी मखलूक की साख इख्तियार करने लगी। मैं खुले आसमान के नीचे अपने आंगन में कुर्सी पर बैठा बड़े दिमाग से इन बनती बिगड़ती तस्वीरों को देख रहा। चाय लीजिए, क्या देख रहे? पीछे से शीरीन की आवाज गूंजी। मैंने पलट कर देखा, वो भी मेरी नजरों का ताक़ुब करते हुए ऊपर तकने लगी। कुछ नहीं, मैंने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। आसमान पर बादलों की इन बनती बिगड़ती तस्वीरों को देख रहा हूँ। शीरीन ने चाय टेबल पर रखते हुए कहा, अरसलान, मौसम कितना हसीन है। आज की सुबह कुछ ज़्यादा ही पुरसुकून है। कहते हुए शीरीन मेरे करीब बैठ गई। हाँ जाने मन, मौसम खुशगवार और पुरसुकून क्यों है तुम्हें पता है? मैंने इस्तेफामी अंदाज में शीरीन को देखा और किसी जवाब का इंतजार किए बगैर अपनी बात को आगे बढ़ा दिया। अब्बा हुजूर ने सलीके से कारोबार को संभाला, हमारी परवरिश की, हमें अच्छी तरबियत दी। माँ की दुनिया से रुखसत होने के बाद कुछ अरसे तक वो खुद भी परेशान रहे। हमें भी माँ की याद सताती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मामूल पर आ गई। उन्होंने मेरी और दीवा की शादी करके अपने कांधों पर से जिम्मेदारी का बोझ उतारा और कारोबार का बोझ मेरे कांधों पर रख दिया। मैंने कुर्सी पर टेक लगाते हुए प्यार भरी नजरों से शीरीन की तरफ देखा। अपनी बात जारी रखते हुए फिर बोला, अब तुम्हारा साथ है और अब्बा हुजूर की तन्हाइयों को दूर करने के लिए काशिफ मियां की दो मस्तियाँ। मैं धीरे धीरे कारोबार को वसअत दे रहा हूँ। बस अब घर में एक और भिखारी ढूंढने का मुंतज़िर हूँ। शीरीन ने कभी कभी हंसी के साथ छेड़ते हुए कहा, बड़े रोमांटिक हो रहे हो, मिजाज तो ठीक है ना? इससे पहले कि मैं मजीद छेड़खानी करता, अब्बा हुजूर चहलकदमी करके वापस आ गए। वो सीधा हमारी तरफ बढ़े और कुर्सी खींच कर बैठ गए। बहू, गर्म गर्म चाय पिला दो। काशिफ मियां की सुबह नहीं हुई क्या? उन्होंने शीरीन से पूछा। नहीं अब्बा जान, रात देर तक मस्ती करता रहा था, अभी जाकर उठाती हूँ कहकर शीरीन अंदर चली गई। बेटा अरसलान, तुम अब तक ऑफिस नहीं गए? उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए दरियाफ्त किया। नहीं अब्बा हुजूर, आप ही का इंतजार कर रहा था। क्यों, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? अब्बा हुजूर ने हैरत से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। कोई खास बात नहीं, कल जब ऑफिस से निकल रहा था जोएब भाई की कॉल आई थी। दोनों में फिर कुछ अनबन हो गई है। जोएब भाई मुझसे कह रहे थे ज़ेबा को समझाऊं, ज़रा सी बात पर तकरार करती है। वो इसे समझाने की कोशिश कर रहे थे और ज़ेबा मैके आने की जिद पर अड़ी थी। अब्बा हुजूर ने गर्दन झुकाकर पूरी बात सुनी, फिर नम आंखों के साथ मेरी तरफ देखते हुए बोले, अरसलान बेटे, जोएब अच्छा और खानदानी लड़का है। अब तुम ये ज़ेबा को समझाने की कोशिश करो कि इसका असल घर ससुराल ही है। बार बार मैके आने की जिद ना किया कर। कुछ सोचते हुए फिर बोले, चाहे तो आज शाम ऑफिस से सीधा ज़ेबा के ससुराल ही चले आओ। जी अब्बा हुजूर, मैं और शीरीन शाम को चले जाएंगे। इतने में शीरीन सुल्तान साहब की चाय लेकर आ गई। क्या बात चल रही है मेरे बारे में? शीरीन दोनों की तरफ देखकर चहकी। कुछ नहीं बेटी, जोएब ने फिर ज़ेबा की शिकायत की है। चाय की ट्रे रखते हुए वो बैठ गई तो ज़ेबा के घर जाने की बात चल रही थी। इसने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए तबस्सुम भरे लहजे में कहा, अब्बा जान, मैंने भी कई बार इन्हें समझाया है, लेकिन वो ज़रा सी बात पर बिगड़ जाती है। हम ननद बावर में कुछ अनबन ना हो जाए, इस डर से मैं भी एहतियात ही करती हूँ। अभी शीरीन ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मेरे सेल फोन की रिंगटोन ने बातों का सिलसिला तोड़ दिया। जोएब भाई की कार में कहते हुए मैंने सेल फोन की स्क्रीन को सहला दी। हाँ,
हेलो जोहिब भाई, क्या ठीक है? जी जी हाँ, आप फिक्र मत करो, मैंने अब्बू हजूर को बतला दिया है, आप जेबा को भेज दी। बहनें बोल थोड़ी ना होती हैं, इसे आ जाने दे, इसे आ जाने दो, मैं सब संभाल लूँगा। ठीक है, मैं ऑफिस पहुँच कर आपको रिंग करता हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज कहकर मैंने सेल फोन रख दिया। शीरीन और अब्बा हुजूर को मुखातिब करके बोला, जेबा ने फिर जोहेब भाई से इज्जत कर ली है, सुबह से घर का कोई काम नहीं किया है, मुंह फुलाए बैठी है, इन्हीं की काल थी। मैंने कह दिया कि जेबा को भेज दे, मैं 1-2 रोज में इसे समझा बुझा कर भेज दूंगा। शीरीन तुम जेबा का इंतजार करो, इसे किसी अजनबियत का एहसास ना होने देना। जेबा को समझाने के लिए मुझे तुम्हारी भी मदद की ज़रूरत होगी, कहते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। गाड़ी में बैठते हुए देखा अब्बा हुजूर भी भोजन कदमों से घर में दाखिल हो रहे थे। शीरीन ने काशिफ मियां को उठाया, तैयार किया, सुल्तान साहब को नाश्ता दिया। दोनों दादा पोते दोस्त बनकर अपनी रोजाना की मसरूफियत में गुम हो गए। शीरीन दोपहर का खाना बनाने की तैयारियों में भिड़ गई। बरामदे में एक कार आकर रुकी, जिसमें से जेबा एक छोटा सा बैग लेकर उतरी और घर में दाखिल हुई। जेबा को देखते ही शीरीन ने जोरदार आवाज लगाई, वो हो पूरी तैयारी के साथ आई हो, लंबा रुकने का प्लान है शायद। इसने जेबा के हाथ से बैग ले लिया और बोली, तुम जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जेबा को देखते ही काशिफ भी हुक्कू जान कहते हुए उससे निपट गया। शीरीन ने अपनी बात और रवैये से जेबा पर बिल्कुल भी जाहिर न होने दिया कि जोहेब और जेबा की तकरार में इन्हें पहले से ही हुई। सुल्तान साहब भी रस्मी तौर पर जेबा से इब्तदाई बातचीत की। इनके पूछने पर जेबा ने बतलाया कि वो जोहेब से हुज्जत करके आई है। तब उन्होंने कहा, बेटियां वालिदैन पर बोझ नहीं होती, लेकिन शादी के बाद ससुराल ही इनका असली घर होता है। तुम खुद को उनके सांचे में ढालने की कोशिश क्यों नहीं करती? खैर, मैं अरसलान से कहकर जोहेब को भी समझाने की कोशिश करता हूँ, कहकर वो दोबारा काशिफ के साथ मसरूफ हो गए। कुछ ही देर बाद दोनों ननद भावर सहेलियों की तरह घुल मिलकर बातें कर रही थी। तभी अरसलान की कॉल आई। शीरीन ने जेबा के आने की इत्तला दी। अरसलान की जानिब से कुछ कहे जाने पर हाँ जी हाँ, हूँ हाँ कहती रही और बात करते हुए उठकर अपने कमरे की तरफ चली। दोपहर के खाने की मेज पर सब इकट्ठा होकर खाना खा रहे थे, तब अब्बा हुजूर ने जेबा के लड़ झगड़ कर मैके आने की बात छेड़ दी। मैं दरमियान में बोल पड़ा, रहने दे अब्बा हुजूर, अभी तो आई है, 1-2 रोज में मैं जोहेब भाई से बात करके दोनों को समझा दूंगा, आप फिक्र ना करें। आखिर बहनें बोल थोड़ी होती हैं, कुछ अनबन हुई होगी तो समझा देंगे। और फिर जब खाने में मसरूफ हो गए, मैं बारी बारी अब्बा हुजूर, जेबा और शीरीन को देख रहा था। इनके चेहरों के तासुरात पढ़ने की कोशिश कर रहा था। शीरीन से नज़र मिलते ही उसको मुखातिब करके बोल पड़ा, मेरे दोस्त दिनेश अग्रवाल ने आज शाम होटल सिल्वर प्लाजा में पार्टी रखी है, तुम तैयार रहना, साथ चलेगी। शीरीन ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, मैं यहाँ कटी नहीं, मेरा मूड नहीं है, फिर भी शाम को देखेंगे। मैंने कहा, दिनेश ने बहुत जोर देकर तुम्हें बुलाया है, वो बुरा मान जाएगा, शाम को तैयार रहना, तुम मेरे साथ चल रही हो बस। जेबा ने भी कहा, भैया इतना जोर दे रहे हैं तो चले जाओ ना भाभी, ठीक है शाम को देखते हैं, कहते हुए शीरीन नींद रजामंद हो गई। खाने से फारिग होकर मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ा। दोपहर का खाना खाने के बाद सुल्तान साहब ने अलमारी से किताब निकाली और मुताले करने चले गए। शीरीन ने जेबा से कहा, जेबा तुम भी अब थोड़ा आराम कर लो, अब्बा जान मुताले के बाद सो जाएंगे। जब वो सोकर उठे तो इन्हें चाय की हाजत होगी, तुम इन्हें चाय बनाकर दे देना, मेरे सर में हल्का सा दर्द है, मैं भी थोड़ा आराम कर देती हूँ, शाम में अरसलान के साथ पार्टी में जाना है ना। और हाँ सुनो, काशिफ के कपड़े तब्दील कर देना, कहते हुए अपने कमरे में चली गई। जेबा ने खुजली से असबाब में सर हिलाया और काशिफ को गोद में लेकर वो भी अपने कमरे की तरफ रवाना हो गई। काशिफ आइसक्रीम की जिद करने लगा। इसने फ्रिज से आइसक्रीम निकाली, काशिफ को खिलाया और फिर इसके कपड़े बदल कर उसके साथ खेलने लगी। कुछ ही देर में इस पर गुनगुनी तारी हुई, वो भी पलंग पर ये जा वो जा सो गई। आँख खुली तो सुल्तान साहब हाल में बैठे दिखाई दिए। उसने मुंह पर पानी मारा, झटपट चाय बनाई और ट्रे लेकर इनके पास पहुंच गई।
सुल्तान साहब ने पूछा, बहू क्या करें? उसने बताया सर में दर्द था इसलिए सो रही है। उन्होंने शफकत से बेटी के सर पर हाथ फेरा, कहने लगे, मेरी गुड़िया, अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असली घर है, आखिर कब तक जोएब से झगड़ा करती रहोगी? खैर, अरसलान ने तुम्हें और जोएब को समझाने की जिम्मेदारी उठाई है, वो जाने उसका काम जाने। अरे हाँ, बहू सो रही है तो उसे सोने दो। अरसलान जब भी ऑफिस से आए इसके लिए भी चाय और नाश्ता तैयार कर लेना। उन्होंने चाय की चुस्की ली और कप खाली करके बोले, मैं भी दोस्तों से गपशप करके आता हूँ। सुल्तान साहब ने छड़ी उठाई, जूते पहने और बाहर की तरफ चल दिए। ज़ेबा धीमी आवाज़ में कुछ गुनगुनाते हुए बर्तन समेट कर किचन की तरफ चली। काशिफ अभी तक सो रहा था, शिरीन जाग गई थी। उसने ज़ेबा को आवाज़ दी, ज़ेबा, ओ ज़ेबा, तुम्हारे भाईजान आए? ज़ेबा ने आवाज़ लगाई, नहीं भाभी जी, अभी नहीं आए। आपको पार्टी में जाना है तो फ्रेश होकर तैयार हो गए, भाईजान आएंगे तो मैं इन्हें चाय नाश्ता दे दूंगी। मेरी अच्छी सहेली, कहते हुए शिरीन कपड़े लेकर बाथरूम में जा रही। शिरीन के बाथरूम में घुसते ही अरसलान घर में दाखिल हुआ। ज़ेबा को देखकर पूछा, शिरीन कहाँ है? ज़ेबा ने मुस्कुरा कर कहा, भाभी बाथरूम में है, वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही है, आप भी मुँह हाथ धोकर फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। ठीक है, कहते हुए अरसलान वाशरूम की तरफ जाते हुए चिल्लाया, ज़ेबा जरा तवज्जो निकाल कर लाना और फिर को चाय बनाना, पार्टी में जाना है ना, नाश्ते की हाजत नहीं है। ज़ेबा तवज्जो लेने गई तब काशिफ भी उठ बैठा और अपनी फूफू से बोला, फूफू जान, सुसु आई है। ज़ेबा ने झट तवज्जो वाशरूम के बाहर लटकाया और काशिफ को उठाकर हाल के बाथरूम में चली गई। काशिफ को फारिग कराने के बाद फौरन किचन में दाखिल हुई और चाय बनाने लगी। वो चाय की ट्राली लेकर हाल में वापस आई तो एक तरफ से अरसलान और दूसरी तरफ से शिरीन भी आते दिखाई दिए। सब लोग डाइनिंग टेबल पर चाय के मज़े ले रहे थे। तभी सुल्तान साहब भी वारिद हुए। वो अरसलान, ज़ेबा, शिरीन और काशिफ को एक साथ देखकर बोले, अरे तुम तो पार्टी में जाने वाले थे, गए नहीं अभी तक? अरसलान ने जवाब दिया, अब्बू हुजूर, हम तो तैयार बैठे हैं, बस आपका इंतज़ार कर रहे थे। क्यों भाई, क्या बात है, पार्टी में जाना है, जाओ ऐश करो, काशिफ को हमारे पास छोड़ जाओ, हम दादा पप्पू संभाल लेंगे। नहीं अब्बू हुजूर, ये बात नहीं, दरअसल आपके रात के खाने की सोच रहा था, वापसी में किसी होटल से पार्सल लेते आएंगे। अरसलान ने रुकते रुकते अपनी बात पूरी की। अरे नहीं, ज़ेबा है ना, वो हम दोनों का खाना बना लेगी। और ज़ेबा की तरफ मुड़कर बोले, क्यों बेटी? ज़ेबा ने सटपटा कर कहा, जी अब्बा जान, मैं बना लूँगी। शिरीन ने बीच में टोक कर कहा, नहीं अब्बा जान, हम पार्सल लेते आएंगे, 2 लोगों का खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आखिर ज़ेबा आज ही तो आई है और कितना काम लेंगे उस बेचारी से। ज़ेबा ने ममनू नजरों से अपनी भाभी की तरफ देखा और अपनी गर्दन को हल्की सी चुम्मी देते हुए बोली, जैसा आप लोग मुनासिब समझे। और काशिफ को लेने के लिए आगे बढ़े। अरसलान और शिरीन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। बरामदे में खड़ी कार में सवार होकर अरसलान ने स्टीयरिंग संभाली। अगले ही पल कार फराटे भर गई। सुबह ज़ेबा थोड़ा ताखिर से उठी थी। शिरीन ने नाश्ता बना लिया था। अरसलान और सुल्तान साहब नाश्ता कर रहे थे। काशिफ भी अभी तक सोया हुआ था। शिरीन ने कहा, ज़ेबा जल्दी से फ्रेश हो जाओ, साथ में नाश्ता करते हैं। अरसलान ऑफिस के लिए रवाना हो गया। जब ज़ेबा और शिरीन नाश्ता कर रहे थे तब ज़ेबा ने सुल्तान साहब से कहा, अब्बा जान, ज़ेबा लंबी छुट्टी लेकर आई है, क्यों ना मैं भी 2 रोज़ के लिए अपने मायके हो आऊँ। मैंने अरसलान से इजाज़त ले ली है। सुल्तान साहब ने ज़ेबा की आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ बहू ठीक है, अभी ज़ेबा मज़ीद कितने दिन रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, तुम्हें अपने मौके जाने का मौका कम ही मिलता है, इसलिए तुम इस मौके का फ़ायदा उठा लो। क्यों बेटी ज़ेबा, ठीक है ना? उन्होंने उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर रजामंदी जाहिर कर दी। वो और भी कुछ कहते रहे, लेकिन ज़ेबा के कान सन बज रहे थे। ज़ेबा कभी वालिद को कभी भाभी को देखती रही। इसके चेहरे पर एक रंग आता और दूसरा जाता रहा। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ज़ेबा धूप निकल कर मुस्कुराते हुए सुल्तान साहब की यहाँ मिलाने की कोशिश कर रही थी। अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। इससे पहले वो जब भी मैके आई, इसको इतनी मुशक्क़त कभी नहीं उठाना पड़ी थी।
हैरत अंगेज तौर पर किसी ने इसके मैके आने की वजह नहीं पूछी। उसने भी खुद से बतलाना जरूरी नहीं समझा। बहादत मजबूरी शीरीन के मैके जाने पर रजामंदी जाहिर करना पड़ी। शीरीन ने काशी मियाँ को उठाया, जल्दी जल्दी तैयार किया, खुद भी तैयार होकर बैठ गई। दोपहर में अरसलान ऑफिस से आने पर सब ने साथ में खाना खाया और अपनी कार में शीरीन को मैके छोड़ने के लिए ले गए। शीरीन के मैके जाने के बाद 2 दिनों तक जेबा सुबह की चाय से लेकर दोपहर और रात का खाना बनाने, घर के बर्तन और साफ सफाई का ख्याल रखने के अलावा सुल्तान साहब की चहलकदमी से लेकर मुताजा करने, चाय पानी का पूछती और खिदमत करती रही। इन 2 दिनों में इसे आराम भी मैसर नहीं हुआ। जब वो रात में बिस्तर पर गई तो नींद ने इसे कब घेर लिया कुछ समझ में नहीं आया। सुबह आँख खुली और किचन में गई तो शीरीन पहले से मौजूद थी। अरे भाभी जान कब आई? शीरीन ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, मेरी लाजो रानी, मैं तो रात ही तुम्हारे भाईजान के साथ आ गई थी। तुम तो भोले के साथ सीन भी बेचकर सो रही थी। मेरे ना रहने पर काम का बोझ ज़्यादा बढ़ गया होगा ना। शीरीन ने कुछ कहते हुए इसकी आंखों में झाँका। जेबा के चेहरे पर खुशी, लेकिन आंखें और होंठ चुगली खा रही थी। दोनों ने साथ मिलकर नाश्ता किया। अरसलान ऑफिस जाने की तैयारी में था। सुल्तान साहब की चहलकदमी करके आ चुके थे। काशिफ मियाँ की सुबह आज कुछ जल्दी हो गई थी। सब ने मिलकर नाश्ता किया। अरसलान ऑफिस के लिए रवाना हुआ। सुल्तान साहब ने काशिफ को खिलौने दिए और कुछ किताब लेकर सोफे पर बैठ गए। शीरीन ने बर्तन समेटे और जेबा से मुखातिब होकर कहने लगे, जेबा मैं आज घर की सफाई कर देती हूँ, तुम इन 2 दिनों में उतारे हुए कपड़े लेकर वॉशिंग मशीन में घुमा लो, फिर दोपहर का खाना बना लेंगे। जी भाभी जान कहकर वो बोझल कदमों के कपड़े समेटने चली गई। मालूम होता था बहुत थकी हुई हो, जबकि अभी सुबह का वक्त था। 2 दिनों के उतारे कपड़े लेकर जेबा ने वॉशिंग मशीन में डाले और बटन दबा दिया। वॉशिंग मशीन एक मखसूस आवाज़ से घूमने लगी। कांच के अंदर घूमते कपड़ों में जेबा को अपनी जिंदगी की स्क्रीन नजर आने लगी, जिस पर अपने ही मैके में सुसार से ज़्यादा काम, सुबह की चाय से लेकर नाश्ता, दोपहर का खाना बनाना, काशिफ के नाच नखरे उठाना, भाभी के हर काम में हाथ बटाना, भाईजान और अब्बा जान का पूरा ख्याल रखना। इसके बावजूद इनके मुंह से ये अल्फाज अदा होना कि बेटी का असल घर तो उसका ससुराल होता है। इसी के साथ पर्दे के पीछे से ससुराल में रनुमा होने वाले वाक़यात, जोहेल और अपनी सास से होने वाली नोक-झोंक और मामूली बात पर रूठ कर मैके पहुँच जाना किसी फिल्म की तरह दिखाई दे रहा था। वॉशिंग मशीन में बीप की आवाज़ ने जेबा की सोच का सिलसिला भी खत्म कर दिया। उसने वॉशिंग मशीन का बटन बंद किया, गीले कपड़े बाहर निकाल कर ट्रे में डाले और अपना सेल फोन हाथ में लेकर जोहेब के नंबर मिलाने लगी। इसने जोहेब से कहा, आपको मुझसे यही शिकायत है ना कि मैं घर के काम में आनाकानी करती हूँ। अब मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी और ना ही माफी से जुबान लड़ाऊंगी। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम मुझे लेने आ जाओ बस। पीछे सुल्तान साहब हैरत से जेबा को देख रहे थे। उनकी आंखें नम, लेकिन चेहरे पर खुशी का इजहार था। उन्होंने जोहेब और अरसलान की फोन पर हुई गुफ्तगू और शीरीन के अचानक मैके जाने का राज जान लिया था। वो देर लग गुदगुदा रहे थे। अरसलान को गिरफ्ती संभालने का इतना अच्छा हुनर है, मैं सोच भी नहीं सकता। साबिर गौहर साहब अपना अफसाना बहुत सुना रहे थे। जो अहबाब खाने पर इजाज़त तैयार करना चाहते हैं वो अपनी राय में पेश। साबिर गौहर साहब ने ये जो अफसाना लिखा है, जो ये अफसाना मुझको माफ़ करना बेगा तवालत का शिकार नजर आता है। उसके पीछे वजूहात, एक तो उन्वान से ही उसके अंदर कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं। उन्वान कभी भी अफसानवी होना चाहिए। एक तजस्सुस है कि ये उन्वान क्यों क्या है। अब ये बोझ, इसमें समझ में आ जाएगा भाई, रिश्तों का बोझ, काम का बोझ, ये बोझ, वो बोझ, कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है इसके अंदर। किसी वादे का बोझ, किसी गुनाह का बोझ, एक तो पहली चीज़। दूसरा ये कि उसमें कहानी है नहीं,
कहानी का फुकदान इसमें बहुत भयानक नजर आता है। इतनी सी के लिए इतना ढेर लिख डालना। तो बहुत पहले खातून मशरिक और गुलाबी किरण 20वीं सदी, उस वक्त ऐसे तवील अफसाने आते थे, लेकिन अब लोगों के जहनों में इतना सब कुछ भरा पड़ा है, कहानियों की शक्लों में, अफसानों की शक्लों में, फिल्मों की शक्लों में। और इस तवील लिखने वाले जो हैं, मतलब इसको पॉपुलर अदब भी बोल सकते हो। उमैर अहमद के नाविल ले लो, नमरा अहमद, उमैर अहमद कौन है, वो सब एक एक चीज़ में बहुत तफसील से जाते हैं। कहानी बहुत स्लो चलती है, बहुत स्लो। अभी तो ये तो खैर पेंट की शक्ल में आया, इसमें बहुत सारी जगह नए के उसके लिए, चलो उस पर हम लोग को बात नहीं करते हैं, वरना वो बिल्कुल किसी स्कूल मास्टर की तरह लेके बैठना नहीं। बट जब पिछले जो भी अफसाने सुने हैं, आपसे भी तवक्के इसलिए ज़्यादा है कि आप पुराने लिखने वाले बड़े से सहाफ़त में आपका एक अच्छा सा रिकॉर्ड रहा है, लेकिन आप ज़बान जानते हैं। और मैंने इससे पहले भी कहा था कि आप शिफ्ट होना जानते हैं। मैंने ऐसा कुछ कहा था, मैं अफसाना लिखते हैं तो अब मेरा उस्लूब क्या होना चाहिए। इसमें इतनी ज़्यादा इसमें यानी तवालत है, फौरन ये समझ में आ जाता है कि बस एक छोटी सी एक इस्लाही कहानी है, जो बेटा हो तो ऐसा, घर हो तो ऐसा। बहुत पहले सब फिल्में आती थी ऐसी, फिर बहुत सारी कहानियाँ ऐसी आई है। तो ये सब हमारे जो मुखातब ऑडियंस है, ये वही लोग हैं जो सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। मौजूआती सतह पे अब आज का अफसाना बहुत आगे बढ़ चुका है। आज का अफसाना कोशिश करेंगे, आपसे गुजारिश करूँगा कि आप भले से आपका सियासत पर, सहाफ़त पर गहरी नज़र है, इस पर कोई दो राय नहीं, ये एक मुसद्दे का बात है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप नए अफसानों को देखें, नए अफसाने कहाँ जा रहे हैं, किस सिमत में सफ़र कर रहे हैं। आज का नए अफसानों को जो किस तरह के उस्लूब बढ़ते जा रहे हैं अपने मौज़ूआत के हिसाब से, कैसा वो उसमें जो जुमला बंदी किस तरह की लोग रख रहे हैं। तो ये उतना मुझे ये ज़ाती तौर पर उतना मुझे इसलिए अपील नहीं कर पाया कि काम का तवालत का शिकार है और कोई इसको जिसमें नयापन नहीं है। इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं, कोई ऐसी बेसाख्तगी नहीं है कि जिससे कारी चौक पड़े गया, ये क्या बात है, वाह क्या ज़बरदस्त बात है, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। और इसमें भी अफसानवी रंग की कमी बहुत समझाया गया है। जैसे बहुत ढेर नसीहत है कि हर चीज़, हर अमल में नसीहत नजर आती है। अफसाना नसीहत का या बहुत फहमाइश का नाम नहीं है कभी भी। तो आपसे गुजारिश ये है कि यही ज़बान, यही जो आप पीछे आपका कुछ अफसाने जो आपने नस्ली अदब में सुनाया था, बम्बैया लैंग्वेज, वो सारी जो चीज़ें थी वो भी तवील था, लेकिन उसमें आपकी फनकारी नजर आई। तो आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा नए अफसानों को देखें, क्योंकि इससे बहुत सारे अफसाने पढ़ने के बाद आपको कुछ बहुत आपको जल्दी कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे, आप खुद अपने आप को उस्ताद हैं, बराबर आप पहुंच जाए। मैं ये कहना चाहूँगा देखिए, आज की जो हमारी जनरेशन है वो रील्स वाली जनरेशन। रील्स एक मिनट उनका जो स्पेन ऑफ अटेंशन, हाँ स्पेन ऑफ अटेंशन बस 1 से 2 मिनट, 3 मिनट बहुत हो गए। तो उसको हमको लाना है मसाले की तरफ, और वहाँ पे वैरायटी दुनिया मुट्ठी में जो चाहिए आपको कुछ नौइयत का मवाद मौजूद समाई बसरी वसाइल के साथ, वहाँ से हमको उनको इधर लाना है। क्योंकि वैसे ही जो है हमको कहना चाहिए कि मल्टी डायमेंशनल चीज़ें और उतने एट्रैक्शन के साथ उतने कॉम्पैक्ट तरीके से उनके सामने पेश करना। और जब हम अफसाना लिख रहे हैं तो अफसाने की जो तकाज़े हैं उसको भी मजबूत रखना है। और कोई इस अफसाने पर अगर अपनी बात पेश करना चाहे तो उनको ज़्यादा ये स्टेरियोटाइप की कहानी है। तानीसी अदब में मुस्तकिल रुवाई है, घरेलू दुनिया उसका है। और अभी भी जो है हमारी बहुत कुछ कहानियाँ हैं पुरानी बनती हैं, इस तरह की कहानियाँ बहुत दिलचस्पी से पढ़ा करती हूँ। उसका पूरा एक शोबा है। पाकिज़ा अजल वगैरह पहले काफ़ी मशहूर था, वहाँ से काफ़ी बहुत मशहूर हुआ। इस तरह की कहानियाँ
हमारे गांव के नौजवान उसमें लिखा करते थे। कलीम आदमी या खास तौर पर उसके नुमाइंदे के आते तो जब तक ये एक शोभा है, जैसे गजल में एक शोभा है हुस्न इश्क के बयान का, वैसे लिखते हैं लोग। हमारे पूरी जिंदगी गुजार के अभी के साथ हैं, कोई साथी से मामला इसको लिखा करते गजल में। इसी तरह ये तानसी अदब का एक पूरा शोभा है, उसी में तो ये अच्छी कहानी है। अपने उन्वान के एतबार से मैं कहूँगा खोज जो है ना, इन्होंने अंदर ये उसकी वजाहत नहीं की। उन्वान बहुत मजबूत है कहानी की, उसमें ये बताया गया है कि जो ये जेबा आ जाती है ना, इसको ये समझ में नहीं आता कि बोझ क्या होता है, घर की जिम्मेदारी क्या होती है। वहाँ उस साथ से लड़ती है, शौहर से लड़ती है, जब अपने और पहले में कभी उसको बताया नहीं जाता कि जिम्मेदारी ये अरसलान आखिर में इन्होंने खोला कि अरसलान ज़ुहैब से बात करके समझता है कि इसको ना जिंदगी का और घरेलू मामला का बोझ नहीं समझता। वो बोझ डालता है उसके ऊपर, जानकर ऐसे हालात बनाता है, वो बोझ डालता है और उसको उस मशीन के अंदर अपना आप नजर आता है कि मैं क्या हूँ। मुझको बोझ किया तो फोन करती है कि आप मैं शिकायत नहीं होगी। यही बोझ जो है उसको करती थी, पता लगा कि यही जिंदगी है। वहाँ तो अपना रूप बदलती है और कहानी के किताब होती है। ये कहानियाँ हमेशा से लिखी जाती रही हैं, लिखी जाती रहेगी। पढ़ने वाले भी इसके हैं, दिलचस्पी से पढ़ते हैं। और जहाँ तक यहाँ पर नशिस्तों में अफसानी अदब का मामला है, वो ज़रा सा अलग शोभा है। मैं समझता हूँ कि सब उसका तवज्जो रखेंगे तो इमरान जमील साहब की शिकायत नहीं होगी। बहरहाल इस खूबसूरत कहानी पर बात अफसाना अच्छी जुबान में पेश की, सर जो बयान किए थे, आप जो बयान कर रहे हैं, आजकल की मेरे ख्याल से अफसाना जब तरक्की किया होगा तो फिल्में बनी होगी, ड्रामे बनी होगी, मगर आज फिल्मों के नाम रोटी नहीं है, रोटी नहीं है। अल्लाह का इतना करम है, इतना शुक्र है इस कायनात पर कि अपने देश में रोटी मिल जाए। मेरे ख्याल से उस वक्त तो ज़माना हम लोग सोचते हैं कि खड्डा खोदते थे लोग रोटी के लिए। हम लोग को याद है 82 में कहीं अगर ये फेयर लग जाता था तो देखने जाते थे 80 या कितने सेठ लोग थे। अंसार रोड के वाली साहब की दुकान थी तो दयाल हाजी की नूना, वो नूना मैं बरसों देखता था कितने अमीर है। अल्लाह ने हर हैसियत के हिसाब से बाइक दे दी, घर में फ्रिज दे दिए। अब आप उसमें रोटी अगर वहाँ फिल्म बनाई जाए तो कोई देखेगा नहीं। हाँ, मगर पैसा रख दोगे तो आज की जरूरत पैसा है। तो वो जो बता रहे थे कि जैसे कहानी घर घर की 2 रास्ते में पुरानी हो, अच्छा ये तो हो गई। अब इन्होंने जो अनुमान रखा बोझ, और मोहतरम गवर्नर साहब उसमें बता रहे हैं कि उसका जो टन हुआ एहसास से हुआ, यानी उसको ये लड़की को हुआ कि मैं इतनी मेहनत दूसरों के लिए कर रही हूँ। ये इसमें एक अलग ही हिदायत आती है, जिसको जब चाहे पलटा देंगे, अपने घर से निकाल देंगे कि बेटी जा, इतना ही काम है मेरे शौहर के लिए क्यों नहीं करूँ। तो बड़ा अच्छे घर से वो बताए, बाकी तो वो सब बता दिए, उनको बेहतर अफसाना समझता है। मुबारकबाद ये नहीं, ये लिखते रहते हैं और बहुत अच्छा। इससे पहले जब आया था इनकलाब, वो एक इनकलाब एक उन्वान था जो हर दौर की जरूरत है। ये ऐसा कर रहे थे कि दौर कोई भी हो, इनकलाब जवान रहता है अलग शक्ल में, हाँ वो पेश कर सकते हैं। और अभी फिल्में जो है घरों से निकल गई है, बाहर होगी। जैसे पहले पुरानी फिल्मों में क्या होता था, पहले मामा विलन होता था, मामा होता था, मामा रहते थे हाँ पुराने। फिर उसके बाद वो डाकू आए, मेरा गाँव मेरा देश। फिर उसके बाद फिल्म बनती तो नेता आ गए। आज की कंडीशन में फिर इससे थोड़ा पहले कश्मीर के दुनिया मुसलमान सिचुएशन बदलती गई, मगर फिर भी इडियट ने आगे बता दिया कि विलन हमारी फितरतों में हमको अपने आप को सुधारना है। मतलब कि विलन इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो मतलब जैसे दौर और फिल्में बदलती गई तो साबिर साहब लिख सकते हैं वैसा। इससे पहले जो अफसाना था वो एक हमको इनकलाब दे रहा था, और वो सर भी सही बोले कि आप कहीं भी झाँक सकते हो, घुस सकते हो, बना सकते हो। वो जो मुंबई लैंग्वेज में बनाई थी, जो बोलते हैं ना वो हिंदी लोग, हिंदी कवि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे जन्म।
तो कमाल है अफसाना निगारों का। और अलीम सर तो बोलूँगा मेरे अच्छे दोस्त है, जैसे अली सर ने बताए थे क्या कोई बात अगर कोई इसका कर रहा है, ये तंग दुनिया के अंदर हमारे शहर में ये इंसानियत बेलौस पत्थरा करना, लोगों को समझाना, इसमें कोई एक पैसे की इनकम नहीं है, मगर एक दूसरे को समझाते तो मैं उन्हें सर को बता दूँ आपका अफसाना आपकी औलाद के लिए होगा, औलाद जैसा हो। मगर मैं देखा हूँ अब वो आपका फन आपका अफसाना एक माँ के बच्चे से ज़्यादा तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि माँ की मिसाल तो हदीसों में आई है कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो क्यों बताया है कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है? तुम एक माँ के प्यार को नाप नहीं सकते, तो उसके प्यार को नाप ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तो वो जो माँ जब दवाखाना ले आती है तो ये तबसरा करने वाले वही हो, तो डॉक्टर बोलता है देखो सर्दी इसको पानी से दूर रखो, माँ इतनी मोहब्बत होने के बाद सुनती है कि नहीं यार इसको दूर रखूँगा मैं, हाँ इसको ये मीठा मत खिलाओ, इसलिए कि मेरा बच्चा जवान हो जाए। तो अफसाना निगार जो होता है ना, अगर कोई तबसरा कर रहा है तो यही सोच के सुने कि यार आपका फन जवान हो जाए, क्योंकि कोई भी भलाई के लिए बताया नहीं था। और आपके अंदर वो बात है तो लोग बोलते हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, जैसे एकदम पूरी फिल्म हम लोग देखते हैं ना तो उस पर बात ही नहीं करते, मगर कोई अच्छी फिल्म ऐसे देखते हैं कि जिसमें थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, अभी यहाँ ऐसे कर लेना था, क्योंकि अच्छी अपन सोचते कि इसमें जो बेहतर हो सकती है, अब जो खराब फिल्म है उसमें तबसरा ही नहीं करते। तो आप लोगों के अफसाने जो है बेहतर फिल्म है, जिसके अंदर सारे बताते हैं, इतना वक्त देते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है यार। ये सब अल्लाह की तरफ से बात होती है यार, ये हिम्मत रख के लोगों को बताना, वक्त देना, बहुत अच्छा अफसाना सभी का रहा और बड़ी मदद के साथ। हाँ मगर आज शादी का सब साफ जो बताए इन्हें वो बताते हैं कि यार एक एक सिचुएशन मैं आंखों में घूम रही थी, आपने जो बताया गया वो उनका चेहरा बुझ गया। यही बता रहे थे सर आप कि आधी बात जावेद अख्तर साहब का कहो है कि आधी बात तुम करो आधी ऑडियंस सोचे, तो जब चेहरा बुझ गया तो क्या है उसका पलट क्या है, मिलट क्या है कि उसका चेहरा जला हुआ उजाला था चेहरे पे, वो बगैर बता दिए फिर बुझ गया। कमाल है, बहुत अच्छा है आपका सलाम, सभी का अच्छा रहा। बाकी कोई बात हो तो मालूम माशाल्लाह ये मैं इतना ही कहूँगा कि इतनी बात समझ में आई और मैं कभी नहीं था, क्योंकि जो वक्त जो तब्दीलियाँ हुई उसे नयापन रहना है। 21वीं सदी के मुताबिक उन्होंने इमरान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी अच्छी बात कि 21वीं सदी से मुताबिकत रखने वाली जो फनी रोशनियाँ है, फनी अफसाने हैं, वो पढ़े हैं तो हमें खुद समझ में आएगा। और इतना जो गुजर चुका बहुत ज़्यादा है, पर उसको नए ढंग से पेश किया जा सकता है, वो भी फनी लवाजमात के साथ, अफसानवी लवाजमात। तो इनके अफसाने इनका जो जैसा भी उन्होंने सर ने कहा कहानी इतनी अच्छी बात है, वो कहानी है और मैं मुबारकबाद पेश करूँगा तो बहुत अच्छे ढंग से पेश किया। मगर इसमें जो है आप थोड़ी सी खूबसूरत तब्दीली पैदा कर सकते हैं, और मैं यही मशवरा दूँगा कि आगे उन्हें दिन बर्दाश्त होने से ये होना चाहिए कि आगे जो है नए मौजूद से आप हम चाहते हैं सर कि आप नए ढंग से उसको पेश करें इंशाअल्लाह। कितने एहतमाम से लाते हैं, सबको देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भी सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह अगली बार जो अफसाना लाऊंगा उसको अफसानी नगो लहजे के अलावा अफसानी लवाजमात के साथ पेश करूँ। बनाने वाला मत लाना सर, अरे छोटा ही लाना है। हाँ नहीं पहली बार बड़ा और सब पढ़ते अभी अब बटन लगा के नहीं रहता है मेरा, बहुत दो पेज का रहता है। ये मैं समझता हूँ कि साबिर गवाह साहब का जो अफसाना था वो तानीसी अदब की बजाय जो है वो पॉपुलर लिटरेचर, जिसको हम लोग पॉपुलर लिटरेचर में शुमार कर सकते हैं। अब बगैर किसी ताक़ीद के जो है मैं सरवर साहब को आवाज़ दूँगा कि जुनून शौक़ में हम जिस समत पे इरादा चले, जुनून शौक़ में हम जिस समत पे इरादा चले, हम अपने काफ़िले वालों से कुछ ज़्यादा चले। मोहतरम
55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।